Let's start. First like that. Yeah. Start किए. स्टार्ट किया माइक हाँ माइक ले. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to start electrochemistry. Again a very important chapter as far as your entrance exam is concerned. So today we are going to cover various topics under the chapter electrochemistry. First of all, we'll understand the basics of electrochemistry through the PPT and some basic formulae which you must know and memorize in order to solve the numericals which comes in the entrance exam for NEET or JEE. So electrochemistry is what first of all you'll understand in the introduction part, what basic idea about electrochemistry you must know. Electrochemistry क्या है ये हम पहले समझेंगे कि इसमें और कौन-कौन से बेसिक टॉपिक्स जो आपको इसमें कवर करना है. एंड देन इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. तो आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स को समझना, इसमें जो टॉपिक्स है वो समझेंगे और इसके फॉर्मूले साथ ही साथ मैं यहाँ पर नोट करता जाऊंगा. तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अबाउट. सी एज इट इज मेंशन, यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है, electrochemistry is the study of interchange between chemical and electric work. केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क के बीच में जो इंटरचेंज होता है, इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें स्टडी किया जाता है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा जाए तो एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट. तो इनके बीच के जो इंटर रिलेशंस है, इंटर कन्वर्जन है, इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा गया है. नॉट ओनली दैट there are devices which are used to understand this interconversion. इस इंटरकन्वर्जन को समझने के लिए कुछ डिवाइसेस है जो यूज की जाती हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टडी is also known as electrochemistry. The study of electrochemical cells is also called as electrochemistry. So what is electrochemical cell? Electrochemical cell है क्या? It's a system utilizing a redox reaction to produce or use electrical energy. Okay, it's a device which is used to understand how electrical energy is converted into chemical energy or how chemical energy is converted into electrical energy. तो एक डिवाइस है जिसके जरिए से हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी आपस में कैसे बदल रहे हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है. तो उस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टडी को भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा गया है. ओके, सो ये दोनों पार्ट हमें इसमें कवर करना है. वी विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके कुछ बेसिक टाइप्स हैं वो हम समझेंगे आगे. तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, redox reaction. So very important thing for you to know this redox reaction which you have already studied in 11. आपने 11 में इसको कवर किया है. redox reaction क्या होता है, इस पे एक पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया है. फिर हम उसको रिपीट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि redox reaction is base. ये बेस है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप समझना चाहते हैं तो you must know the basic thing about redox reaction. तो redox reaction क्या होता है? What is redox reaction? Definition आपने पढ़ा है. It's a reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously. वो reaction जिसमें reduction और oxidation क्या होता हो?
साथ में होता हो, एक ही वक्त में होता हो, यानी एक स्पीशीज ने जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, दूसरा स्पीशीज उसको गेन करता है. So this process where the reaction in which both the things are happening together, we call it as redox reaction. So we have this slide which is explaining us about redox reaction. So as it is mentioned, आप देखिए वहाँ लिखा है redox reaction is the electron transfer process. Okay. So in this, as I said, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, यहाँ ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, जो साथ ही साथ हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इट्स लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन. एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस, ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन. ये भी आपने पढ़ा है. रिडक्शन क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन व्हिच एनी स्पीशीज गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ऑक्सीडेशन में लॉस है, ये याद रखना है आपको. लॉस मींस ऑक्सीडेशन. ओके, रिडक्शन में गेन है इलेक्ट्रॉन का. ओके, यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. रिडक्शन वर्ड यूज करना है तो यहां गेन है इलेक्ट्रॉन का. हाँ, लेकिन बेसिक देखा जाए तो आप समझते हैं लफ्जी माना क्या है रिडक्शन का? किसी चीज का कम होना, रिड्यूस होना. ओके, तो यहाँ रिडक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन भी गेन कर रहा है, तो ये कैसे हो गया? यहाँ कंफ्यूजन होता है. तो रिडक्शन का माना ये है रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर. So whenever any species gain electron, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बोर्ड पर लिखें कि जिंक 2+, ओके, when it gains 2 electron, right, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक एटॉमिक फॉर्म में. ओके, तो अगर आप देखें इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया? It is 2+ over here, right? यहाँ पे 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया. Here on this right hand side, यहाँ जिंक क्या हो गया? 0. So from +2 to 0, reduction in oxidation number. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया. तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? रिडक्शन. ओके, सो रिडक्शन जब भी वर्ड आता है तो ध्यान में याद रखना है रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रहा है, इसीलिए इसे रिडक्शन कहा गया है. हालांकि यहाँ हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. अब ऑक्सीडेशन नंबर वी नो दिस आर द चार्जेस. ओके, जो चार्ज होता है किसी केमिकल स्पीशीज पर उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. एंड हाउ टू बैलेंस redox reaction, that also you have studied. Next. ओके, ये बातें बेसिक है जो आपको मालूम है. प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. ओके, देन मोनोएटॉमिक आयन है तो व्हाटएवर इज द चार्ज वो उसका ऑक्सीडेशन, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा Zn2+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2. ओके, कोई न्यूट्रल है कंपाउंड, ओके, सो इट्स वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. ओके, सभी भी एटॉमिक स्पीशीज का इसमें जो भी होगा उसका आप ऐड करेंगे, आपको एटॉमिक उसका ओवरऑल कंपाउंड का जो वैल्यू मिलेगा इट विल बी 0. पॉलीएटॉमिक आयन जैसे कि सल्फेट SO4 2- लिखते हैं, राइट, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज आयंस चार्ज. तो इसमें जितने एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पॉलीएटॉमिक आयन. ओके, सो हियर these are the basic things of redox reaction. redox reaction का ये बेसिक है जहां आपको याद रखना है कि anyone who is undergoing oxidation, anyone who is undergoing reduction, so both are helping each other. और यहाँ दोनों एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया. तो इस वजह से होता क्या है, इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन को हम रिडॉक्स में. एक और एग्जांपल इस अगर तो आपको समझाने के लिए इसी में if I give you again an example जो कि इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ना है under the heading of Daniell cell, in which zinc, now this time zinc if it lose electron, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये क्या बनेगा? Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन. तो क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, what that process is called as oxidation. So oxidation is loss of electron. Zinc ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसे कहा गया ऑक्सीडेशन. At the other hand, अगर मुझे रिडक्शन बताना है, so I will show copper
which is in its ionic form, and the ion electron which are lost by zinc, that same electron being gained by copper. Copper ने उस electron को gain किया, then changed to metallic form of copper. Okay, now if I write the overall net reaction, okay, now the condition to write net reaction लिखने का condition क्या है? Condition ये है कि आप ये देखें कि जब दोनों हाफ, what this is called as half reaction, इसे कहा जाएगा half oxidation. Okay, this will be called as half reduction reaction, half oxidation reaction, half reduction. Now half and half is full one. Okay, so what we'll call this as net reaction. इसको net reaction कहा जाएगा. तो net reaction लिखने का condition है, आपने उस चैप्टर में पढ़ा है redox में, number of electron in both the half reactions should be same. Okay, तो number of electrons same होना चाहिए. देखिए जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया. If those electrons are not equal, you make them equal by putting some factor. आप कोई factor लगाइए, उनको equal बनाइए. Okay, तो यहाँ पर luckily जैसे example लिया है कि दोनों electron, number of electron in both the half reactions are same, so we can easily strike them. हम उनको cut कर सकते हैं. Now whatever remain on this side, left hand side you copy as it is. Whatever remain on that side you copy as it is. Okay, तो ये हो जाएगा zinc plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. So what this will be called as? This is the example of redox reaction. ये हो गया example redox का, जहाँ पर आप देख रहे हैं where reduction and oxidation taking place simultaneously. Okay, so redox reaction is said to be the base of electrochemistry. तो पूरा electrochemistry हमारा इस redox reaction पर बसा हुआ है. Okay, इस पर build-up है. So for any student to understand electrochemistry, the student must know what is redox reaction. And in many of this further part, these redox reactions are going to come in different forms. So you have to understand. अब इसमें एक और बात याद रखना है, दो term use होता है. One is reducing agent, another one is oxidizing agent. Reducing agent किसे कहते हैं? Oxidizing agent किसे कहते हैं? Okay, you must know that. So see, here I will call zinc. What zinc will be called as? Zinc will be called as reducing agent. Zinc को क्या कहा जाएगा? Reducing agent. क्यों? अब हो रहा है इसका oxidation, right? But we will call it as reducing agent. So what is reducing agent? Reducing agent is the one who help others to get reduced. Reducing agent कहाँ से जाता है? जो दूसरे को reduce करे. Okay? So here zinc is called as reducing agent as it's helping copper. ये copper की मदद कर रहा है. किस बारे में? इसके reduction. Right? Similarly, what we'll call Cu2 plus S? We'll call Cu2 plus S oxidizing agent. Why? As it is helping zinc. ये zinc की मदद कर रहा है. So we'll call copper as copper2 plus S oxidizing agent. Okay? Another word given for reducing agent is reductant. एक और word है, एक और term है reducing agent के लिए reductant और oxidizing agent के लिए oxidant. Okay? So these are the words you should remember. So this is all about the basic thing about redox reaction. Just हमने इसको cover किया. Now let us move ahead. With the topic types of conductor. तो जैसे कि आपको शुरू में कहा गया इसके इंट्रोडक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये इंटरकन्वर्जन है, स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी. So here we must understand what are different types of conductor. One more thing I would like to add over here. इस चैप्टर में हमें सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को पढ़ना है. Right? We are going to understand about conductivity of different solution in their different concentration form. What changes come? क्या बदलाव आता है किसी सॉल्यूशन के concentration को अगर आप बदलते हैं, उसे dilute करते हैं या उसे concentrate करते हैं, तो उसकी conductivity value में क्या change आता है. तो इसीलिए हमें समझना होगा कि conductors क्या है. What are conductors?
सो लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा है बरगुजार कहते हैं जिसे उर्दू में, कंडक्टर्स आर द वन व्हिच हेल्प इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ओके, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। अब टाइप्स में ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का मैकेनिज्म कैसा है, किस अलग-अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो उस बुनियाद पर कंडक्टर्स को आगे डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। सो बेसिकली दो टाइप्स के कंडक्टर हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज electronic and the second one is called as electrolytic। हाँ, याद क्या रखना है कि इन दोनों में मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अलग है। The flow of electron by which these conductor conduct electricity is different. Okay, so क्या अलग है दोनों में? दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, both are conductors, so mechanism कैसे अलग है? In electronic conductor there is direct flow। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है? डायरेक्ट। कैसे? How direct flow of electron? As these are metal wires, okay, or metal sheets. What is done? Directly this piece of metal wire is connected to the potential, and when the potential is applied, as we all know, metals are the good conductor of electricity, so the electrons, free electrons which are present in them, mobile electrons which are present in them, they start moving in one particular direction, and that is how they conduct electricity। okay, तो हम जानते हैं कि metals जो है, हाथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ही एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के, मेटल्स, ओके, मेटल वायर्स, ओके। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या है? दरअसल ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, देखिए वर्ड यूज किया गया यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक, जो लिया है इलेक्ट्रोलाइट से। सो इन इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है ये भी आप समझ लें। वैसे आपने पढ़ा है इसे, सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ा है, और साथ ही साथ इसको आपने 11th में भी पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। फिर मैं रिपीट करता, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द थिंग और द सब्सटेंसेस व्हेन यू डिसॉल्व देम इन सॉल्वेंट, पर्टिकुलरली इन वाटर। पानी में अगर आप उसे डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ओके, दे स्प्लिट अप इनटू आयन, या the ions are formed। So when ions are formed, these ions they get migrate। Ions क्या होते हैं? Migrate होते हैं। They migrate to respective electron। Now we know there are two types of ions। दो तरह के ions हैं, कौन है? We know? Yes, it's cation, yeah, and anion, right? So these words are taken from the electrode where they migrate। Cation they migrate to cathode, and anions they migrate to anode। So when they migrate, ये जब migrate होते हैं तो होता क्या है? सर्किट कंप्लीट होती है, राइट। इलेक्ट्रोड्स आर डीप इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन में डीप किया। कौन सा सॉल्यूशन है? इसी का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, राइट, जिसमें आयंस मौजूद है, ऑलरेडी आयंस आर प्रेजेंट, एंड द मोमेंट्स इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी और द पोटेंशियल, द आयंस स्टार्ट्स माइग्रेटिंग। आयंस क्या होने लगते हैं? माइग्रेट होने लगते हैं, और जब ये आयंस माइग्रेट होते हैं सर्किट कंप्लीट होती है, दिस इज हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक बात यहां समझने की क्या थी आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट है, राइट, क्योंकि यहां पर आपने मेटल का पीस दिया हुआ है, मेटल वायर्स दिया हुआ है, आपने कनेक्ट कर दिया उसे बैटरी पर, कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल, सो दे स्टार्ट मूविंग, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, दे गेट डायरेक्शन, ओके, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पीस ऑफ मेटल। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जहां इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक बात याद और ये रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में नहीं करते, they don't conduct electricity in the solid form, you have to convert them into solution, you have to mix them in solvent, particularly in water, aqueous solvent, okay। So यहाँ उनका dissociation होता है, the moment they get dissociate, the ions are formed, and these ions now they migrate, when they migrate to their respective electrode according to the charges, right, and then the moment they move there, they complete the circuit, means the redox reaction occurs, and that is how they complete the whole process, and that's why we call them as electrolytic conductor, okay।
So one more thing what you have to remember, electrolytes are also of two type. Electrolytes की भी दो किस्में, हाँ, एक कहा जाता है strong and the other one is weak. Electrolytes are of two type, strong electrolyte and weak. दो तरह के electrolyte है. Strong electrolyte are those which get completely ionized, जो पूरे के पूरे आयनाइज हो जाते हैं. Okay, weak electrolyte are those which get partially ionized. Ions तो दोनों में बन रहे हैं. Okay, ions are forming both, but the thing is, in strong electrolyte, number of ions are formed maximum. ज़्यादा ions बन रहे हैं. Okay, उनका dissociation जो है, dissociation value alpha, degree of dissociation जैसे कहते हैं, yeah, it's almost around about 90% or near to 100. Okay, but in case of weak electrolyte, the dissociation value is very low. Degree of dissociation value बहुत कम होता है. और क्यों? उनके ions कम बनते हैं, इसलिए. Okay, ये बात आपको याद रखनी है. अब इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है. ओके, तो अब आगे का टॉपिक उसी पर है, हाउ सॉल्यूशंस कंडक्टिविटी इज टू बी मेजर्ड. Next. So these are different, this is what I have taught you. Oxidation is loss of electron, so oxidation number increases. हाँ, ये बात है. ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ये पहचान है. किसी को अगर आप पहचानना चाहते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, आप सिंपली ये देखें किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, दैट मींस उसका ऑक्सीडेशन हुआ है. ओके, यू हैव टू सी द चार्जेस. रिडक्शन के लिए क्या देखेंगे? As it is said, it's a gain of electron. तो अगर किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, ओके, कम हुआ है, तो उसका मतलब वो रिड्यूस हुआ है. So oxidation involves loss and reduction involves gain. तो एक आपको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, oil oxidation involve loss, OIL. ओके, reduction involves gain, RIG. ओके, तो oil और rig ये वर्ड आप याद रखेंगे तो इससे भी आपको याद रहेगा. नेक्स्ट. या सो ये भी जैसे मैंने कहा, देखिए वही बात यहाँ पे भी रिपीट हो रही है जैसे भी हमने आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन किया. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस रिडक्शन. इट मींस वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच मींस कॉजेस ऑक्सीडेशन. जो ऑक्सीडेशन को कॉज करता है, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया. कंफ्यूज नहीं होना है. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. ओके, so here some examples are given. Okay, so we have already taken some example on the board. We'll move ahead. So how to balance redox reaction, that we have already studied in 11th standard. So that's a different part which will be covered over there. These are the things you already know, or you will know when redox reaction will be given to you as a chapter. Next. Yeah, so this is another topic, types of cell. But before this, some more thing you have to understand. So have a look on the board. So इसके बाद जो हमें पढ़ना है about conductivity, but conductivity से पहले हम resistivity को भी समझेंगे. Resistivity, then we'll go to conductivity. Okay, so resistivity and conductivity, okay, these are quite associated with each other. Okay, so जैसे हमने resistance और conductance पढ़ा है lower standards में, physics में भी आपने पढ़ा resistance क्या होता है. So resistance is denoted by capital R, which is directly proportional to length and inversely proportional to area, cross-sectional area of any conductor. Okay, resistance length से directly proportional है और area of cross-section inversely proportional है. So to remove this proportionality sign, we bring a value called rho. Okay, and this is nothing but resistivity. यही है resistivity, right? And here it becomes L upon A. So rho को isolate करेंगे. So now rho equals to R A upon
L. Okay, so if I want to define, अगर इसको define करना है, ये क्या है? Resistivity. What is this? Resistivity. इसी को resistivity कहा गया है, ये denotion है. देखिए, हम कैसे define कर रहे हैं? Rho को. Resistivity. Okay, rho is a symbol used for denotion used for resistivity. So resistivity is resistance. Resistivity क्या है? Resistance है. When cross-sectional area of conductor is 1 meter square, okay, and the length of conductor is 1 meter. When area of cross-sectional is 1 meter square and length is of 1 meter, what remain? बचा क्या है? Resistance. So resistivity is resistance. Resistivity is resistance when cross-sectional area of conductor is 1 meter square and the length is of 1 meter. Okay, so if you want to know the unit, अगर आप इसका unit जानना चाहेंगे resistivity का, so it would be ohm meter. Ohm meter. Okay, so this is how resistivity is defined. Fine. अब resistivity समझ लिया, तो अब आपको conductivity भी समझने आसान हो जाएगी. So conductivity के लिए हम पहले conductance पे आएंगे. G is the denotion used for conductance. Okay. So as G and R, these are inversely proportional. जो conductance का और resistance का relation है वो inverse है. Okay. तो जैसे R is direct proportional to L by A, G क्या होगा? It's directly proportional to area and inversely proportional to length. Inverse. So here G, to remove this sign, will bring value, a constant value, K, small k, which will be called as conductivity. ये है conductivity. Okay, so K into A by L. So if I isolate K, what I get? G L upon A is equal to L upon A. Right? So this conductivity, जैसे हमने अभी resistivity को define किया, वैसे conductivity को करेंगे. देखिए बहुत easy है. Conductivity is conductance. Conductivity is conductance. When the length of conductor is 1 meter and the cross sectional area is 1 meter square. Okay? जब length 1 meter है और cross sectional area उसका 1 meter square है, तो उस वक्त conductivity conductance के बराबर है. बड़ा आसान है. ओके, सो यहाँ याद क्या रखना है आपको? जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, rho is equal to r a upon n. देखिए मैं जहाँ भी बॉक्स बनाता हूँ फॉर्मूला आपको नोट करना है. ओके, इस फॉर्मूले विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. यहाँ पर k is equal to g l upon a, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आप ये फॉर्मूले नोट भी करते जाए, जहाँ resistivity r is equal to r a by l and conductivity is equal to g L upon A. This will help you to solve the formula numericals based question. Okay, तब तक हम conductivity समझ चुके हैं. Conductivity क्योंकि मैंने कहा इस चैप्टर में conductivity solutions की फाइंड की जाती है अलग-अलग concentration पर. फाइन. तो अब इसके आगे बढ़ेंगे हम. एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, मोलार कंडक्टिविटी. So, molar conductivity, what is molar conductivity and why there was need to introduce molar conductivity? पहले वो समझते हैं कि molar, जब हमें conductivity समझ लिया, अभी molar conductivity की क्या जरूरत और ये क्यों इसे हमें introduce करना पड़ा? The reason was when you compare conductivity of different solutions, right? And they are of different concentration. जब अलग-अलग concentration वाले solutions की conductivity को आप compare करें, तो उसमें दो factors होता है. एक तो वो
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा है? जैसे कि अभी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक की बुनियाद पर उनकी कंडक्टिविटी वैल्यू भी अलग होगी, एक बात। अब अगर वो समझे दो सॉल्यूशन है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, अब यहाँ एक कंसंट्रेशन दूसरा फैक्टर है, वो भी तय करेगा कि इनकी कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होगी। अगर आपने दो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का, दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, एक ऐसा है जो कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूटेड है, तो यहाँ भी कंडक्टिविटी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिस मोलार कंडक्टिविटी term was introduced by the scientist called Kolash. He introduced this term molar conductivity and he gave us the formula as molar conductivity is capital lambda. The notion for molar conductivity is defined as the ratio of conductivity to the concentration of that electrolyte solution. Okay, now this C is used for concentration. As you have already studied this in solution chapter, concentrations are expressed in different ways. Concentration को अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, परसेंटेज से किया जाता है, मोल फ्रैक्शन से भी किया जाता है, देन इट्स मोलैरिटी, मोलैलिटी, ओके, नॉर्मैलिटी, यस, डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यूज किया गया, सी एक्सप्रेशन जो यूज किया कंसंट्रेशन के लिए, देखिए वर्ड मोलार है, तो नेचुरली क्या होगा, मोलैरिटी। Okay, so here the concentration term which you are going to use is molarity, और molarity का यूनिट है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और मोल पर dm³। So when you change this to that, what you get is 1000 K/C। जब आप मोल पर लीटर को मोल पर cm³ में कन्वर्ट करेंगे, okay, we know that 1 dm³ is 1000 cm³, so that 1000 will be introduced over here, so it will become 1000 K/C, or one more form is 1000 K into V. Why? Because हम जानते हैं, we know that since C is inversely proportional to volume, concentration और volume याद रखना है आपको, हमेशा ये क्या है, inversely proportional, they're not directly, they're inversely proportional. The concentration is inversely proportional to V, so this expression 1000 K/C changes to 1000 K into V. So again this is what you are supposed to remember. ये भी important है आपके लिए याद रखना, okay, in relation particularly 1000 K/C, कहीं पर आपको ये यूज करना पड़ेगा या 1000 K/V. Okay, so whatever I am marking as in the box, you are supposed to note it down, okay, and that will help us to solve the numerical based question. So ये हो गया molar conductivity. Now moving ahead, we are going to understand variation of K. K क्या है? What is K? अभी जैसे आपको पढ़ाया गया, K is nothing but conductivity. अभी पढ़ाया था हमने आपको, K is conductivity. यहाँ पे भी बताया K is conductivity. Variation of K conductivity on डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने पर अगर किसी कंडक्टिव सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आप नोट करें और आपने उसे डाइल्यूट कर दिया, बिफोर डाइल्यूशन कंडक्टिविटी वैल्यू जो होगी और आफ्टर डाइल्यूशन जो उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू होगी वो अलग होगी। अब वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, आइए हम समझते हैं उसको, whether it will increase or decrease. So what are the changes going to occur in the conductivity value of any solution when you dilute it? Okay, डाइल्यूशन होना मतलब क्या, वॉल्यूम का इंक्रीज होगा। आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो उस केस में उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी वैल्यू पर क्या चेंज आएगा, या लेट अस सी दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। So suppose we have a solution in a beaker, okay, of this volume, okay, and after let us call that conductivity value of this solution as K. Okay, assume करें आप कि एक solution है जो आपने बीकर में लिया, इलेक्ट्रोलाइट solution, okay, उसका इतना वॉल्यूम है और उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू K से हम डिनोट कर रहे हैं। अब इसी solution को आपने आगे अगले स्टेज में क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा नेचुरली, ओके, डाइल्यूशन पर वॉल्यूम बढ़ेगा। अब उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू को हम
लिखते हैं k डैश. ओके, आफ्टर नोइंग दिस आपको k वैल्यू भी आपको पता है, k डैश वैल्यू भी पता है, आप कंपेयर करें. सो व्हाट यू विल फाइंड, कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन विल डिक्रीज, मतलब इसका कंडक्टिविटी पहले वाले का ज्यादा होगा और जो आपने डाइल्यूट कर दिया उसका जो कंडक्टिविटी वैल्यू होगा वो कम होगा. तो यहाँ पर क्या वेरिएशन हुआ, डिक्रीज. कंडक्टिविटी वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन गेट्स डाइल्यूटेड. आपने उसे डाइल्यूट किया, उसके वॉल्यूम को बढ़ाया तो उसका कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है. ये तो कंक्लूजन है. अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, कंडक्टिविटी वैल्यू कम क्यों हो गया, रीजन क्या है देखें आप. इसके लिए आपको कंडक्टिविटी का एक और डेफिनेशन समझना होगा. कंडक्टिविटी ये भी है, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी K is the conductance due to ions present in unit volume of solution. आप सॉल्यूशन का एक यूनिट वॉल्यूम फिक्स करें और इस यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस प्रेजेंट हैं उनसे कंडक्टेंस जो क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसी को कहते हैं कंडक्टिविटी. राइट, सो आई रिपीट अगेन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ions present in unit volume. Right, now what happen when you do dilution? जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो होता है क्या, वॉल्यूम बढ़ता है. राइट, अब यहां पर भी कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन रहेगा वो वही रहेगा, वो तो बदलने वाला नहीं है. हाँ, लेकिन हुआ क्या, ये जो आयंस इस यूनिट वॉल्यूम में थे, वॉल्यूम के बढ़ने से ये आयंस क्या हो गए, स्प्रेड हो गए. दे वर स्प्रेडेड, इनकी तादाद भी बढ़ी है. हाँ, एक बात और याद रहे, एक और फैक्टर है यहाँ पर अल्फा. अल्फा इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन पर बढ़ता है. अभी आपने पढ़ा है अल्फा इंक्रीजेस, नो डाउट बढ़ेगा, राइट है. लेकिन वो आयंस क्या हो गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए. तो नंबर ऑफ आयंस इन दिस यूनिट वॉल्यूम will be less as compared to number of ions which were present before dilution. डाइल्यूशन से पहले जितने आयंस थे एक यूनिट वॉल्यूम में वो ज्यादा थे, आफ्टर डाइल्यूशन वो आयंस क्या हो गए, कम हो गए. ओके, तो इसीलिए कंडक्टिविटी वैल्यू जो है आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ये एक रीजन जो आपको याद रखना है. ठीक है, तो अब इसी बेसिस पर हम ये भी पढ़ेंगे वेरिएशन of lambda. What is lambda? Molar conductivity. Variation of lambda on molar, that is molar conductivity on dilution. Dilution पर क्या चेंज होगा? तो आपको दोनों के बीच में यानी कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा. ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है. अब ऐसे ही हम इसको भी समझेंगे. आपको इमेजिन करना है you have two solutions, same solution but in two stages. One before dilution, ये dilution से पहले before dilution, and this is after dilution. Okay, so before dilution आपने नोट किया इसकी lambda वैल्यू को, fine. After dilution आपने नोट किया, let us call it as lambda dash. Now this time what you will find, lambda dash is greater than lambda. It means molar conductivity after dilution increases. ये है डिफरेंस. मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू डाइल्यूशन के बाद, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए डाइल्यूशन के बाद उसकी वैल्यू, मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ जाती है. अब ये बढ़ती क्यों है, क्या रीजन है, हमने आपको कंक्लूजन बता दिया. रीजन क्या है इसका, जैसे कि हमने इसके लिए समझा कंडक्टिव, वैसे हम बता रहे हैं इसके लिए. बिफोर डाइल्यूशन जो भी वैल्यू है, इट्स बिकॉज ऑफ the ions present in whole solution. कंडक्टिविटी के लिए ये था कि ions which are present in unit volume. आपको किसी पूरे सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम को सिलेक्ट करना था, उसमें जितने आयंस हैं. यहाँ भी, लेकिन यहाँ ऐसा है कि the whole solution is taken into consideration. For molar conductivity, the ions which are present in whole solutions are taken into consideration.
So after dilution as well, we'll see the ions which are present in the whole solution. So as I said, you lambda increases. It is all because of that alpha degree of dissociation, which also increases on dilution. तो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा नंबर ऑफ आयंस उतने बढ़ेंगे. तो जो आयंस पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन में है वो ज्यादा हो गए, तो नेचुरल सी बात है लैम्डा दैट इज मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ये भी बढ़ेगा. हाँ, तो डिफरेंस क्या था? कंडक्टिविटी में हमने सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम को सिलेक्ट किया था, यहाँ ओवरऑल सॉल्यूशंस को देख रहे हैं. तो ये डिफरेंस है जिसकी वजह से लैम्डा वैल्यू बढ़ता है लेकिन के वैल्यू दैट इज कंडक्टिविटी वैल्यू ये कम होता है. ओके, तो यहाँ पर तो डिफरेंस हम समझ गए. अब इसी को मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को एक और तरीके से यूं भी समझना है कि अगर कोई सॉल्यूशन है आपके पास, ओके, आपने उसका लैम्डा वैल्यू फाइंड किया, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू, आप डाइल्यूट करें, इट विल राइज, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ेगा, एंड दिस वैल्यू विल राइज एंड राइज एंड राइज टू सर्टेन लिमिट. आप और डाइल्यूट करते जाए, एवरी टाइम यू डाइल्यूट इट गोज इंक्रीजिंग, बट वन पर्टिकुलर मोमेंट दिस वैल्यू विल स्टॉप राइजिंग. एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां लैम्डा वैल्यू अब नहीं बढ़ेगा. सो दैट पॉइंट एट व्हिच नहीं बढ़ेगा मींस वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया है. It has reached its maximum value. Fine. So the point at which the value becomes, lambda value become maximum, highest, that lambda is called as lambda naught or lambda infinity. Okay? इसे कहते हैं molar conductivity at zero concentration or molar conductivity at infinite dilution. Molar conductivity at zero concentration or molar conductivity at infinite dilution. यानी आपने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दिया कि अब उसका कंसंट्रेशन जीरो के बराबर हो गया. ये वर्ड कैसे यूज किया इन्होंने? जीरो कंसंट्रेशन. ओके, तो जीरो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है the solution has become so much diluted that its concentration is as good as zero. or it is infinitely diluted. आपने उसको infinitely dilute कर दिया. So lambda is also called that same lambda naught is also can be written as lambda infinity. And mind where this value will be maximum. And now it will not rise. अब ये value नहीं बढ़ेगा. ये maximum है. Okay. So this what you should remember. If I want to show it in the form of graph. Okay. Let us understand this through graph. We have a solution. Fine. So lambda will rise and it will give us lambda naught. Okay, ये highest होगा. Okay, and if you plot this versus square root of concentration, आप उसको उसके concentration के square root से against plot कर रहे हैं, so what you will get a negative slope line, okay, falling down, and here you can see this is maximum. So जैसे concentration बढ़ रहा है, if concentration is rising, okay, so this it means volume is decreasing. देखो concentration का volume का relation अभी इससे मैंने बताया था आपको कम है, right? तो concentration का बढ़ना है नहीं volume का कम होना. तो अगर volume कम हो रहा है तो molar conductivity value भी कम होगा, right? So here at low concentration, जैसे देखिए यहाँ पर concentration कम है, तो कम कंसंट्रेशन में तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो उस वक्त उसका जो लैम्डा वैल्यू है वो मैक्सिमम पर है, दैट इज लैम्डा नॉट. लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, तो लैम्डा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है एंड लैम्डा नॉट कम्स टू लैम्डा. तो ये जो हमने आपको लीनियर नेगेटिव स्लोप वाला जो लीनियर लाइन फॉर्म करके बताया, दिस रिलेशन इज वेल ओबेड बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसको बहुत अच्छे से ओबे करता है. ओके, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इस रिलेशन को लीनियरली ओबे नहीं करता. इट शोज इन द फॉर्म ऑफ कर्व. ओके, दिस रिलेशन इज नॉट वेल ओबेड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. whereas strong electrolyte perfectly obey this relation. Which relation? At an increasing concentration lambda value decreases, or an increasing volume or there is on dilution lambda value
increases. So that is well shown by strong, but weak electrolyte does not show this relation perfectly. So for them, what we have to understand, a law called as Collar's law. Okay, इसके लिए weak electrolyte के लिए हमें Collar's law को समझना होगा. What the Collar's law states, at infinite dilution, in weak electrolyte, in infinite dilution, each ion migrates independently of its co-ion. ओके, स्टेटमेंट सुने आप, हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला समझना है. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टेटमेंट को आप समझ लें. ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को-आयन. ओके, एंड दे मेक देयर कंट्रीब्यूशन इन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ओके, तो ये फॉर्मूला क्या है इसका, कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, और उस इसके इनफिनिट डाइल्यूशन पर आप उसका मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू नोट करना चाहते हैं, या जीरो कंसंट्रेशन पर आप उसका मोलार कंडक्टिविटी नोट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया, ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को-आयन. अब आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन एंड अनायन. तो उनका जो अपना लैम्डा वैल्यू होगा, मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू. ओके, जैसे हमने दो लिया है, कैटायन और अनायन. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली सम देम, उनको ऐड करना है. ओके, एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफिनिट डाइल्यूशन, व्हाटएवर इज द वैल्यू यू हैव टू सिंपली ऐड दैट. ओके, तो कैटायन का जो वैल्यू है और जो अनायन का, क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, सो दे विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली. फाइन, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन molar conductivity value at infinite dilution for weak electrolyte. This is what you have to remember. Better you will understand when you go for numerical based question of this particular topic. So what only you have to remember कि अगर आपको किसी weak electrolyte का molar conductivity value find करना है zero concentration, तो आपको कैटायन और अनायन के values को ऐड करना है जो क्वेश्चन में दिया होता है. या कभी-कभी दो या तीन इलेक्ट्रोलाइट्स के वैल्यू दिए होते हैं, हमें उनको आयनिक फॉर्म में स्प्लिट करके जो हमें रिक्वायर्ड आयंस है उनको रखना होता है, और वैसे ही कैलकुलेशन के फॉर्म में से कन्वर्ट किया जाता है. तो ये वाला इजी टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस भी इजीली हो जाते हैं. नाउ मूविंग अहेड, इसके आगे वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कंडक्टिविटी इज मेजर्ड. कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है, how to measure conductivity. Okay, so conductivity is measured with the help of conductivity cell. conductivity cell है जिसकी वजह से हम conductivity measure कर सकते हैं. Okay, so this is conductivity cell. अब conductivity cell में होता क्या है, very simple setup है. इसमें there are two electrodes. Okay, they are having a cover of glass jacket. They have platinum foil at the base, and they are kept at a fixed distance, connected to the wires. Okay, this is the glass cover or glass jacket called as. This is platinum foil. And now what you have to do is, इस सेटअप को आपको करना क्या है, उस सॉल्यूशन पे डीप करना है जिसका आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, K वैल्यू, कंडक्टिविटी वैल्यू. ओके, सो हियर व्हाट फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, K इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G L अपॉन A, या G स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस. ओके, ये रिलेशन हम यूज करेंगे यहाँ पर. सो हियर आई कैन राइट, मैं G को 1 अपॉन R भी लिख सकता हूँ, क्योंकि G और R का रिलेशन क्या है, इनवर्स है. ओके, सो इट्स 1 अपॉन R into L by A. Now here L by A is replaced by another term called as B. So what is B? B is called as cell constant. B को क्या बोला गया है, cell constant. So cell constant is the ratio. It's a ratio of length to area of that conductor. Okay, cell constant. B को क्या करेंगे हम, cell constant कहेंगे. तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, K is equal to B upon R. Okay, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Sometime this as well, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेंगे.
K is equal to 1 upon R L by A. Okay, this formula. So here K can be found when you know cell constant of that cell, this is conductivity cell, and resistance of the solution. अगर ये दो वैल्यू आपके पास है, सेल कांस्टेंट वैल्यू, कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट वैल्यू दैट इज B और उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस वैल्यू R अगर आपके पास है, so you can easily find conductivity of the solution. Now the problem arises होता ये कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट वैल्यू पहले फाइंड करना होता है, बट द थिंग इज प्रैक्टिकली जब आप इसे करने जाएं तो ये ऑलरेडी दिया होता है कंडक्टिविटी सेल पर उसका सेल कांस्टेंट वैल्यू, जिस कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर किया है उसका सेल कांस्टेंट वैल्यू उस पर लिखा होता है. It is already mentioned when you go for practical approach of this conductivity cell. But if suppose you are using that conductivity cell for the first time and you don't know its cell constant value, so how you will find? तो वो कैसे आप find करेंगे? You can find it by applying the principle of Wheatstone bridge principle को यहाँ पर apply करके हम find कर सकते हैं. What you have to do is connect this conductivity cell now this time we are going to deep in the solution. अब इस दफा करेंगे क्या, हम इसको ऐसे सॉल्यूशन में डीप करेंगे जिसका K वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है, राइट. यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस टू AB, a 1 meter length wire, okay, over which we are going to move jockey having galvanometer in between, okay. So you know the principle, Wheatstone bridge principle जो physics में आप पढ़ते हैं. You are going to slide this jockey on the meter length wire where you get null deflection. ये जॉकी आप वहां तक मूव कर जाएंगे, हर पॉइंट पर लेते जाएंगे जहां पर आपको क्या मिले, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर पर null deflection. The moment you get null deflection, you have to stop. वहां पर आपको रुकना है. You have to note it as C. आप उसको नोट करेंगे C पॉइंट पर, ठीक है. And now this is no Rx. ये रेजिस्टेंस वैल्यू आप नोट कर रहे हैं, ऑलरेडी नोट होता है आपको. इट्स मेजर एज Rx and this is Rs, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जो हमें इस प्रिंसिपल से अब फाइंड करना है. तो अब फॉर्मूला जानते हैं, इट्स Rs अपॉन Rx इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC अपॉन लेंथ BC, right? So Rx will be taken over there. So what you will get? Rs का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे. Rs is equal to Rx length AC upon length BC. Fine. So here this resistance of solution, the value which you will get. अब यहाँ पर जो R का वैल्यू आपको मिलेगा, that you will put in which formula? K is equal to V upon R. तो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था ये वो सॉल्यूशन है जिसका K वैल्यू हमें नोन है. We know this. Okay. So K आपको पता है, R आपने फाइंड किया यहाँ से, and then what you will get? You can easily find K into R, तो B आपको पता चल गया. Okay, so here we can easily find the value of cell constant. Okay, in another form this can also be written as, okay, we can also write this like Rs upon length AC. Okay, in some book it is also given like this, Rx upon length BC. Okay, so AC will go there
Okay, we can write this as RS, क्योंकि ये लेंथ से प्रोपोर्शनल होता है, AC RX upon length BC. Okay, so AC can be shifted over there. So here, that what I have done, fine. So that will give us resistance of solution. वो resistance solution यहाँ रखेंगे और conductivity से multiply करेंगे तो हमें cell constant value मिल जाएगा. Now this cell constant, एक बार आपको पता चल गया, once you know the cell constant value, that cell constant is now fixed. अब constant है, fix हो चुका है. अब आपको करना है क्या, इस कंडक्टिविटी सेल को डीप करना है उस सॉल्यूशन में जिसका कंडक्टिविटी वैल्यू आपको पता नहीं है. यहाँ पे क्या लिया था हमने, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंडक्टिविटी वैल्यू हमें पता है, ऑलरेडी नोन है. अब हम यूज करेंगे उसे ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसका कंडक्टिविटी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन अब आपके पास बी वैल्यू है. बी इज फिक्स्ड, अब ये फिक्स हो गया है, नो टेंशन. व्हेन बी इज फिक्स्ड यू कैन यूज दैट सेल कांस्टेंट मल्टीपल टाइम्स to know the conductivity of various solution. Fine. अब आप क्या करेंगे, again you will put up the same setup. यही setup को रखेंगे. Okay? हमें B वैल्यू पता है. दोबारा क्या किया जाएगा, solution का resistance वैल्यू फाइंड किया जाएगा. Okay? So K फाइंड करने के लिए आपको cell constant को resistance of solution से डिवाइड करना पड़ेगा. मिल जाएगा आपको K वैल्यू. अब एक बार conductivity पता चल गया तो मोलार कंडक्टिविटी निकालना भी आसान है. अभी जैसे फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था मोलार कंडक्टिविटी का, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K बाय C. ओके, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का दिया जाता है, कंडक्टिविटी आपने सेल कांस्टेंट से फाइंड कर लिया, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट से, एंड दैट यू विल पुट ओवर देयर, यू विल गेट लैम्डा. सो दिस इज हाउ कंडक्टिविटी सेल is used to know conductivity as well as molar conductivity of different solutions. Okay? अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, that we are going to start with electrochemical cells. जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपसे कहा था चैप्टर के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टडी को भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, राइट? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड टू chemical energy and how chemical energies can be converted into electricity, right? So this interconversion is understood with the help of device which is called as electrochemical cells. So electrochemical cells basically दो टाइप के cells हैं, okay? The first one is called as electrolytic cell. पहला जो टाइप है वो कौन सा है, दोनों को हम साइमल्टेनियसली समझेंगे. इलेक्ट्रोलिटिक, और दूसरा जो है वो है जिसे कहा जाता है गैल्वेनिक, एंड आल्सो कॉल्ड एज वोल्टाइक. ओके, जो आपके स्लाइड्स में लिखा हुआ है वोल्टाइक गैल्वेनिक सेल. ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल, these are the two types. ओके, तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में समझते चले. Electrolytic cell is this device or the electrochemical cell in which electrical energy is converted into chemical. सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, electrical energy is converted into chemical energy. So galvanic voltaic cell में डिफरेंस क्या है, chemical energy is converted into इलेक्ट्रिकल. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अलग है, वो इस बात से अलग है
यहाँ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो हाउ दिस इज डन, ये होता कैसे, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जो थर्मोडायनेमिक में आपने पढ़ा था और उससे पहले भी आपने 11th में पढ़ा है, spontaneous and non-spontaneous reaction. Okay, here with the help of electricity, a non-spontaneous reaction is made to occur. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाया जाता है, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता। ओके, वो रिएक्शन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कराते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। सो हियर इलेक्ट्रिसिटी इज पास, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, गुजारा जाता है, सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, केमिकल से पास किया जाता है। वो केमिकल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ओके, उसको पास किया जाता है, इसीलिए देखिए वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेचुरली उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, and here the electricity is passed through electrolyte solution. So what happen, that chemical reaction occurs, वो chemical reaction होता है, okay, जो normally possible नहीं है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आपको उस non spontaneous process को कराना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद ली। Okay, it's the influence of electrical energy under which a non-spontaneous reaction is occur. लेकिन गैल्वेनिक सेल में एक spontaneous reaction, देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है spontaneous। तो spontaneous जैसे आपने पढ़ा है कि वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाता है। Okay, it does not require any influence, इसे आपने किसी की भी influence की जरूरत नहीं होती। The process which happens on its own, जो खुद ब खुद हो जाता है, तो that process is called as spontaneous, and that spontaneous process is used over here. Spontaneous reaction को यहाँ यूज किया जाता है। ऐसे reactions जो simply required क्या है, उनको आपको सिर्फ उन्हें mix करना है, that reactant will react automatically and that energy will be converted into electrical energy. So here spontaneous reactions are used, okay, and the energy is converted into electrical energy. So another difference is here spontaneous and non-spontaneous. So here what actually happened over here, electrical energy is consumed, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन होता है, एंड हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड। तीसरा डिफरेंस देखें आप, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी and galvanic cell generates electrical energy. So these are the basic difference of, so on the board आप PPT पर देख रहे हैं जो टॉपिक लिखा हुआ वोल्टाइक गैल्वेनिक सेल। So here a spontaneous reaction generates, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल absorb free energy from electrical source to drive a non-spontaneous reaction. Drive करना है, उसे carry out करना, ले जाना। So here the parts of cells जो दोनों में है, कॉमन है, कॉमन कंपोनेंट्स इन बोथ ऑफ द सेल, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो। तो इलेक्ट्रोड्स आर द वेरी कॉमन थिंग, ओके, इलेक्ट्रोड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग। ओके, आप जानती हैं इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली साइट है, जगह है, जहां पर दो प्रोसेस, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस हैं जो होते ही हैं सेल में। ऑक्सीडेशन जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है, रिडक्शन जहां इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। स्टेप 3 में आपको बताया गया। तो इलेक्ट्रोड्स आर द प्लेस, यू रिमेंबर देम एज अ प्लेस एट द साइट वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs. Never remember, and you know also that electrodes are of two type, anodes and cathodes. So एक और गलती ये हो जाती है, एनोड्स को हम याद रखते हैं एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड को याद रखते हैं नेगेटिव। ओके, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आप याद। आप इसे कैसे याद रखेंगे, एनोड इज अ प्लेस और इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन occurs. एनोड वो है जहां ऑक्सीडेशन होता है, इट्स इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन occurs, आप याद ऐसे रखें। कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड वेयर reduction occurs. Remember like this,
don't remember by the sign, okay, because it changes, it depends on which cell you are talking about. अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो वहां एनोड पॉजिटिव होता है, और यही एनोड जब आप गैल्वेनिक सेल में आप उसकी टर्म से बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की, तो यही एनोड वहां क्या हो जाता है, नेगेटिव. ओके, अब वो क्यों होता है आगे आपको बताया जाएगा, ऐसा क्यों वेरिएशन आ जाता है, नेगेटिव और प्लस चेंज क्यों हो जाता है, that we'll talk later. But you remember anode as a place or a site where oxidation occur. So एक बहुत आसान तरीका है N for anode and oxidation का ox, so it becomes NOx. Okay, and cathode, let us call it as cat, and reduction का red, so you can call it as red cat, and ox, red cat. Okay, reduction which take place at cathode and oxidation which take place in anode, anox, red cat. So these are common things which are present in both of them. We know about electrolyte, आपको शुरुआत में पढ़ा दिया गया, mixture of ions involved in reaction, and this is of salt bridge. We'll talk later on about salt bridge जब हम galvanic cell पर introduce करेंगे तो आपको salt bridge के बारे में बताया जाएगा. तो आज हम यहाँ पर इसको रोकते हैं. We'll stop it here. Okay, next. In the next lecture, we'll discuss about type of electrolytic cell. अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो टाइप्स हैं वो समझेंगे. ओके, फिर उसके बाद गैल्वेनिक सेल, और फिर इसमें जो आगे के टॉपिक्स रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो आज जो हमने आपको डिस्कस किया है, पढ़ाया गया, गो थ्रू इट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन. जो भी कमेंट्स आप करेंगे उस पर इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे. ओके, जज़ाकल्लाह.